बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज डॉक्टर इजहार और आज हम अपना बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हमने लिपिड का चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट किया हुआ है। अब इसका नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम नाइट्रोजन रिमूवल फ्रॉम अमीनो एसिड्स ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। यानी असल में हम क्या डिस्कस करेंगे, ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन क्या होता है, डीअमाइनेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन क्या होता है। सही है, ये टाइप ऑफ रिएक्शन जो है ना इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो एरो है उसमें लिखा है कि रिएक्शन इन्वॉल्व कैटाबॉलिज्म। तो ये सारे लेक्चर जो है ना, ये सारे रिएक्शंस इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। सही है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अमीनो एसिड का लेक्चर में सारा एक्सप्लेन किया था कि अमीनो एसिड के दो स्केलेटन है, एक कार्बन स्केलेटन है, एक नाइट्रोजन स्केलेटन है। सही है, ये अल्फा कार्बन है। सही है, इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, एक आर ग्रुप। ये हर अमीनो एसिड में ये आर ग्रुप डेफिनेट होता है। अब हर अमीनो एसिड में एक अमाइन ग्रुप होता है, ठीक है, यानी एन नाइट्रोजन स्केलेटन, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। सही है, जो कि कार्बन स्केलेटन है। ठीक है, तो जब अमाइन ग्रुप की कैटाबॉलिज्म हो जाएगी ना, यानी जब इसकी ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, ट्रांस अमाइनेशन के बाद फिर डिस्क डीअमाइनेशन होगी, यानी ट्रांस अमाइनेशन में इसकी अमाइन ग्रुप की ट्रांसफर होती है, डीअमाइनेशन में अमाइन ग्रुप की रिमूव होते हैं। आखिर में हमारे पास क्या होते हैं, यूरिया बनता है। और ये यूरिया फिर लीवर में यूरिया लीवर में जब बन जाती है तो ये ब्लड के थ्रू किडनी में चले जाते हैं और किडनी में फिर यूरिन के थ्रू बाहर चले जाते हैं। इस तरह जो कार्बन स्केलेटन है ना, इससे डिफरेंट पर्पस होते हैं, इससे ग्लूकोज बनती है, ठीक है, ग्लूकोज के थ्रू। लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि नाइट्रोजन जो स्केलेटन है उसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। तो हम पहले ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे, फिर डीअमाइनेशन रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन। ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन नाम से कहते हैं, ट्रांस मीन ट्रांसफर और अमाइनेशन मीन अमाइन ग्रुप, यानी द ट्रांसफर ऑफ अमाइन ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड टू अ कीटो एसिड टू फॉर्म अ न्यू अमाइनो एसिड, अ न्यू कीटो एसिड। सही है, एंड अ न्यू कीटो एसिड, यानी एक अमाइनो एसिड से ये एक अमाइनो एसिड से, सही है, इससे अमाइन ग्रुप की ट्रांसफर होती है। सही है, एक कीटो एसिड में। कीटो एसिड क्या है, अल्फा के ग्लूटामेट, पायरुवेट, ये सारे क्या है, कीटो एसिड है। सही है, कीटो एसिड में इसकी ट्रांसफर होती है, ठीक है, तो क्या बनती है, एक न्यू अमाइनो एसिड बनती है और न्यू कीटो एसिड बनती है। ठीक है, इस रिएक्शन को कहते हैं ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन। ये मैं मैकेनिज्म में समझा दूंगा, बस आप लोगों को पहला ये रिएक्शन का डेफिनेशन पता चलो। ठीक है, इस रिएक्शन में जो एंजाइम यूज होते हैं वो याद रखना, उस एंजाइम कहते हैं ट्रांस अमाइनेजेस या अमाइनो ट्रांसफरेजेस। जो वर्ड आप लोग यूज कर सकते हो, ट्रांस अमाइनेजेस या अमीनो ट्रांसफरेजेस। सही है, और ये जो एंजाइम है ना, ये एक ग्रुप ऑफ एंजाइम है, फैमिली ऑफ एंजाइम है, जो कि साइटोप्लाज्म यानी साइटोसोल में होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ये ट्रांस अमाइनेजेस या अमीनो ट्रांसफरेजेस साइटोसोल में होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। इसके लिए जो कोएंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो कोएंजाइम है वो है पायरोडक्सिल फास्फेट, यानी शॉर्ट फॉर्म में पीएफई, पायरोडक्सिल फास्फेट। ये बेसिकली विटामिन B6 डेरिवेटिव है, पायरोडक्सिल फास्फेट। तो ये कोएंजाइम इसके लिए यूज होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास जितने भी 20 अमीनो एसिड है, सही है, सारे अमीनो एसिड ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट, याद रखना, एक्सेप्शनल केस, व्हेन देयर इज एक्सेप्शन देयर इज चांसेस ऑफ एमसीक्यू। सही है, तो दो ऐसे अमीनो एसिड है ना जो कि ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन नहीं करवाते, एक है त्रिउलीन, दूसरा है लाइसिन। त्रिउलीन और लाइसिन, कुछ बुक्स पंकाजा हो गया, ठीक है, कुछ बुक्स में प्रोलीन भी है, प्रोलीन कहीं भी ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन नहीं करता। लेकिन हमारा जो लेपनकार बुक है उसमें सिर्फ ये दो लिखा है, त्रिउलीन और लाइसिन, ये ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन नहीं करता। बाकी जितने भी सारे अमीनो एसिड्स है ना, ये ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन करते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सही है, अब मैं इसको डिटेल से समझाता हूं। ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन के हमारे बुक में दो एग्जांपल है, एक है एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज ALT है और एक है AST है, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। तो पहले मैं समझाता हूं एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज। एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज ये कौन सा रिएक्शन करवाता है, ये जब एलेनिन जो है ना ये अपना अमाइन ग्रुप ट्रांसफर करता है, बेसिकली असल में पहला अपना अमाइन ग्रुप ट्रांसफर करता है पायरोडक्सिल फास्फेट में, जो कि कोएंजाइम है। सही है, ये मैकेनिज्म मैं समझाता हूं। ये पायरोडक्सिल फास्फेट ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो वो पायरोडक्सामीन फास्फेट बन जाता है, पायरोडक्सामीन फास्फेट बन जाता है, फिर वो पायरोडक्सामीन फास्फेट अपना अमाइन ग्रुप अल्फा कीटोग्लूटारेट में ट्रांसफर करते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि एलेनिन अपना अमाइन ग्रुप को ये ट्रांसफर करता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, और अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है ना वो अमाइन ग्रुप एक्सेप्ट करते हैं, तो वो खुद कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट में, अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है और एलेनिन खुद कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। तो देखो ना, अब ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन में आओ, द ट्रांसफर ऑफ अमाइन ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड टू अ कीटो एसिड। देखो अमाइन ग्रुप ट्रांसफर हुआ, एक अमाइनो एसिड से कीटो एसिड में ट्रांसफर हुआ, तो क्या बन गया, न्यू अमाइनो एसिड बन गया और न्यू कीटो एसिड बन गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन। तो इसके लिए जो कोएंजाइम है वो है पायरोडक्सिल फास्फेट, इसके बगैर ये रिएक्शन नहीं होता।
और जो एंजाइम है वो एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज। तो हमारे बुक में किस तरह दिया है, हमारे बुक में इसी तरह दिया गया है माय डियर स्टूडेंट्स के एलेनिन जो है ना, एलेनिन ये अपना अमाइन ग्रुप ट्रांसफर करता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। तो एलेनिन खुद कन्वर्ट होता है पायरुवेट में और अल्फा कीटो ग्लूटारेट खुद कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट में। सही है। तो ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, याद रखना ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। सही है। यहाँ पे कौन सा कोएंजाइम यूज होता है, पायरोडक्सल फास्फेट। एंजाइम का नाम क्या है, एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज, ये एंजाइम का नाम है। तो ये रिएक्शन इस तरह होता है। सही है। अब ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में याद रखना कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट हमेशा अमाइन ग्रुप को ट्रांस एक्सेप्ट करता है। सही है। ये अमाइन ग्रुप को एक्सेप्ट करता है और ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में हमेशा जो अमाइनेशन बनता है वो है ग्लूटामेट। तो जितना हम प्रोटीन की इंजेक्शन करेंगे, जितना हम प्रोटीन ले रहे हैं डाइट में, उतना ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन होगी, उतना ग्लूटामेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। सही है। तो ये याद रखना। और जो हमारे ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में जो एक्सेप्टर है ना, अमाइन ग्रुप का एक्सेप्टर, वो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो ये हो गया एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज। अब ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, यानी शॉर्ट फॉर्म में एएसटी हम यूज करते हैं। ये एंजाइम किस तरह रिएक्शन को कैटलाइज करता है, एस्पार्टेट इस तरह करता है कि एस्पार्टेट अपना अमाइन ग्रुप, असल में एस्पार्टेट क्या करता है, ये एस्पार्टेट है ना और ये है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो असल में इस तरह होता है ना माय डियर स्टूडेंट्स कि एस्पार्टेट अपना अमाइन ग्रुप जो कोएंजाइम है ना पीएचपी, पायरोडक्सल फास्फेट, असल में ये एस्पार्टेट अपना अमाइन ग्रुप पायरोडक्सल फास्फेट में ट्रांसफर करता है। ठीक है। तो पायरोक्सामिन फास्फेट बनता है, फिर उस पायरोक्सामिन फास्फेट से अमाइन ग्रुप ट्रांसफर होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। तो मैंने यहाँ पहले भी कहा कि जितने भी ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन है उन सारों में जो अमाइन ग्रुप को एक्सेप्ट करता है वो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये कीटो एसिड है। सही है। तो अमाइन ग्रुप यानी पहले एस्पार्टेट में ट्रांसफर किया पायरोडक्सल फास्फेट में, ये बन गया पायरोक्सामिन फास्फेट, पायरोक्सामिन फास्फेट से अमाइन ग्रुप ट्रांसफर हो गया अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। अल्फा कीटो ग्लूटारेट खुद कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट में, अल्फा कीटो खुद कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट में और एस्पार्टेट खुद कन्वर्ट होता है एक्सेलो एसीटेट में, एक्सेलो एसीटेट में। तो ये देखो ना, एक अमाइनो एसिड से अमाइन ग्रुप ट्रांसफर हो गया एक कीटो एसिड में। सही है। तो नया क्या बन गया, नया अमाइनो एसिड भी बन गया और नया कीटो एसिड, ये कीटो एसिड है। सही है। तो नया इस रिएक्शन को कहते हैं ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। सही है। यहाँ पे जो कोएंजाइम है मैंने कहा था पायरोडक्सल फास्फेट, ये असल में अमाइन ग्रुप पहले एक्सेप्ट करता है, फिर वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट में ट्रांसफर करते हैं। और जो एंजाइम है वो है एलेनिन अमाइनो एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, ये एंजाइम है। सही है। अब इसका मैकेनिज्म में समझाता हूं। ठीक है। हमारे पास ये मैकेनिज्म है। ठीक है। मैं ड्रा नहीं कर सकता, लेबनकाट में मैं समझाता हूं असल में होता क्या है। ये देखो ये एसटी वाला मैकेनिज्म है। एस्पार्टेट है ना, एस्पार्टेट क्या करता है, ये अपना जो अमाइन ग्रुप है ना ये ट्रांसफर करता है, ये पायरोडक्सल फास्फेट का स्ट्रक्चर है, पायरोडक्सल फास्फेट ये है। सही है। तो ये अपना अमाइन ग्रुप ट्रांसफर करता है पायरोडक्सल फास्फेट, पायरोडक्सल फास्फेट में ऑक्सीजन है ना, असल में यहाँ पे ये अमाइन ग्रुप ट्रांसफर होता है। सही है। तो पायरोडक्सल फास्फेट कन्वर्ट होता है पायरोक्सामिन फास्फेट में। अब ये पायरोक्सामिन फास्फेट से जो अमाइन ग्रुप है ना ये कहां पे ट्रांसफर होता है, ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। ये देखो अल्फा कीटो ग्लूटारेट में ये अमाइन ग्रुप ट्रांसफर होता है। तो क्या बन जाता है बेसिकली, अल्फा कीटो ग्लूटारेट खुद कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट में, क्योंकि जब यहाँ पे ट्रांसफर होता है तो ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट में, तो अमाइन ग्रुप यहाँ पे आता है। सही है। और जो एस्पार्टेट था ना वो खुद कन्वर्ट हो गया एक्सेलो एसीटेट में। तो ये देखो अमाइन ग्रुप ट्रांसफर हो गया एक अमाइनो एसिड से एक कीटो एसिड में। तो नया क्या बन गया, नया अमाइनो एसिड बन गया ग्लूटामेट और नया कीटो एसिड बन गया। इस रिएक्शन को कहते हैं ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। यहाँ पे जो एंजाइम है वो है एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज और जो कोएंजाइम है वो है पायरोडक्सल फास्फेट यानी पीएचपी, विटामिन B6। सही है। तो इस रिएक्शन का इस तरह मैकेनिज्म है, जिस उस तरह ये दूसरा रिएक्शन के लिए एएलटी के लिए भी उस तरह ये मैकेनिज्म है। सही है। तो ये था एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज रिएक्शन। तो हम वही ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो एक्सप्लेन करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना यानी Kc, मोस्ट ऑफ द ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू 1 है। 1 का मतलब ये है कि जब हम ज्यादा प्रोटीनेशियस फूड ले रहे हैं ना खुराक में, सही है, यानी वो खुराक जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, ठीक है, तो वो प्रोटीन जो है ना वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर वो अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन होती है। ठीक है। जब ज्यादा प्रोटीन यानी हम जब ज्यादा प्रोटीन रिच मीन लेते हैं। सही है। लेकिन जब अमाइनो एसिड की कमी हो, सही है, नॉर्मल जो सप्लाई अमाइनो एसिड है ना वो ना एडिकेट नहीं हो, यानी सही कम हो अमाइनो एसिड सप्लाई, तो फिर सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड की बायोसिंथेसिस होती है। ठीक है। तो डिग्रेडेशन भी होती है और सिंथेसिस भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ना ये बेसिकली क्या है, ये एक इक्विलिब्रियम में है। तो इसका Kc जो है ना ये क्या है 1 है, याद रखना। तो मोस्ट ऑफ द
ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन के लिए जो केस का वैल्यू है ना, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ये 1 है, सही है। अब हम ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन के अंदर जो है ना, हम लीवर फंक्शन टेस्ट ये एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब ये है कि दिस लीवर फंक्शन टेस्ट जो है ना, असल में क्या शो करते हैं, द कंडीशन ऑफ द लीवर सेल, कि आया लीवर सेल जो है नॉर्मल है या लीवर डैमेज हो गया, ठीक है। तो ये दो एंजाइम है जो कि सेल लीवर सेल की कंडीशन को शो करता है। एक है एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज ALT है, और दूसरा है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज AST। ये दो ऐसे एंजाइम है, जब इसकी ब्लड में लेवल ज्यादा हो या कम हो तो ये शो करता है कि लीवर सेल नॉर्मल है या कोई लीवर को कोई डैमेज हो गया है, ठीक है। तो ALT के बारे में याद रखना कि ALT ये मोर स्पेसिफिक है, जबकि AST क्या है, मोर सेंसिटिव है। अब इसमें इसका क्या मतलब हुआ, जब ALT का लेवल ब्लड में ज्यादा हो तो एलिवेट हो जाए ना, ALT का लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाए, तो ये क्या शो करता है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या शो करता है, तो ये शो करता है कि मोर चांसेस है कि लीवर जो है ना, ये लीवर का कोई सेल जो है ना डैमेज हो गया हो। जब ALT का लेवल ब्लड में ज्यादा हो, ठीक है, हमने टेस्ट करवाया, ALT का लेवल ब्लड में ज्यादा है, तो ये शो करता है कि लीवर स्पेसिफिक शो करता है कि लीवर जो है ना कोई कहीं डैमेज आया है, लीवर में कोई डैमेज आया है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, कुछ हुआ है, ठीक है। दूसरी तो ये हो गया स्पेसिफिक हो गया, लीवर के लिए स्पेसिफिक हो गया। आप AST जो है ना, ये मोर सेंसिटिव है। मोर सेंसिटिव का मतलब ये कि थोड़ा सा भाई अमाउंट जो है, थोड़ा सा भी अमाउंट ब्लड में इसका ज्यादा हो गया ना, तो ये शो करता है कि मतलब थोड़ा सा अमाउंट, मतलब लीवर थोड़ा सा डैमेज हो जाए ना, थोड़ा सा मामूली सा भी ये लीवर है, ठीक है, ये मामूली सा भी डैमेज हो गया ना, तो AST का लेवल जो है ना, ये बहुत जल्दी से ज्यादा इसका अमाउंट जो है ना ब्लड में ज्यादा हो जाता है। तो सेंसिटिव है ना, ये सेंसिटिव है और ये स्पेसिफिक है, सही है, लीवर के लिए। AST जो है ना, ये कार्डिक मसल सेल में भी होते हैं, कार्डिक मसल सेल RBC में भी होते हैं, सही है, स्केलेटल मसल में भी होते हैं, ठीक है। जबकि ALT ओनली हार्ट लीवर मसल में होते हैं, लीवर में होते हैं, सिर्फ लीवर में होते हैं, जबकि AST लीवर के साथ साथ कार्डिक मसल में भी होते हैं, RBC में भी होते हैं, सही है। इसलिए ALT मोर स्पेसिफिक है और AST सेंसिटिव। मामूली सा डिफेक्ट आया तो उसका कंसंट्रेशन ब्लड में जो बढ़ता है, सही है। तो इसलिए ये लीवर टेस्ट है। तो याद रखना ALT और AST का लेवल तब इंक्रीज होता है जब कोई हेपेटाइटिस हो, यानी लीवर को कोई इन्फेक्शन हुआ हो, कोई हेपेटाइटिस हो तो उसका कंसंट्रेशन जो है ना बढ़ता है, सही है, ब्लड में। और क्या हो, जब कोई ड्रग जो है ना, ड्रग ने टॉक्सिसिटी काज की हो, ड्रग टॉक्सिसिटी, सही है, या अल्कोहल किसने ज्यादा कंजम्पशन की हो, तो ये भी इनको, जब कोई ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करता है ये लीवर को डैमेज करता है, तो उसकी वजह से ब्लड में ALT और AST का लेवल ज्यादा हो जाता है, सही है। इसके साथ साथ जब लीवर पेटी हो, सही है, यानी लीवर पेटी हो, पेटी लीवर हो, सही है। इसके साथ साथ जब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम ये कोलैप्स हुआ हो, तो इन सारे कंडीशन में क्या होता है, ALT और AST की लेवल ज्यादा होता है। तो इस केस को हम कहते हैं कि लीवर फंक्शन टेस्ट। तो ALT और AST ये दो एंजाइम, ALT एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज और AST एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, ये दो एंजाइम जो है ना, ये लीवर टेस्ट है। ब्लड में इसका नॉर्मल लेवल अगर इससे ज्यादा हुआ हो ना, तो ये शो करता है कि लीवर में कोई मसला आया हुआ है, सही है। तो ये लीवर फंक्शन टेस्ट हो गए। अच्छा, अब दूसरा रिएक्शन एक्सप्लेन करते हैं, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ये एक ऐसा रिएक्शन है इसमें अमाइन ग्रुप की रिमूवल होती है। जो पहला रिएक्शन था वो ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन था, यानी उसमें ट्रांसफर ऑफ अमाइन ग्रुप होता था एक अमाइनो एसिड से दूसरे के रिएक्शन में। यहाँ पे अमाइनो एसिड से अमाइन ग्रुप की बिल्कुल रिमूवल हो जाती है अमोनियम फॉर्म में, सही है, in the presence of oxygen, ऑक्सीडेटिव है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन, सही है। ऑक्सीडेटिव मीन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, डी मीन रिमूवल, अमाइन ग्रुप में अमाइनेशन मीन अमाइन ग्रुप, सही है। इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ लीवर और किडनी में होता है ये रिएक्शन, सही है। इस रिएक्शन में मोस्टली क्या होता है कि ग्लूटामेट की कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट, सही है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, सही है, यानी ग्लूटामेट से अमाइन ग्रुप रिमूव हो जाता है अमोनियम के फॉर्म में NH3, और ग्लूटामेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। जो एंजाइम है वो है ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये याद रखना। ये एंजाइम जो है ना इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, सही है। ग्लूटामेट हम क्यों देते हैं, याद रखना कि ग्लूटामेट इज द ओनली अमाइनो एसिड व्हिच कैन अंडरगो रैपिड ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन, इसलिए हम ग्लूटामेट देते हैं, सही है, क्योंकि इसमें रैपिड ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन होती है। तो ग्लूटामेट वाहिद अमाइनो एसिड है, सही है। उसका जो एंजाइम है ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज है, सही है। अब इसके लिए जो कोएंजाइम है ना वो याद रखना, कोएंजाइम जो है ना वो NAD भी है, NAD प्लस, और NADP भी है, NADP अनफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में भी है, सही है, NADPH।
तो एनएडी कब होता है, एनएडी कब यूज होता है, जब ग्लूटामेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और इससे अमाइन ग्रुप रिमूव हो जाता है अमोनिया के फॉर्म में और अनसैचुरेटेड ग्लूटामेट फॉर्मेशन होती है, तो एनएडी यूज होता है। कोई एंजाइम कौन सा यूज होता है, एनएडी। तो एनएडी की रिडक्शन होता है एनएडीएच में, सही है, एनएडीएच में। तो एक तो ये कोएंजाइम है। दूसरा जो है ना, जब अल्फा ग्लूटामेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और अमोनिया की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो अमोनिया ऐड होती है, अमोनिया ऐड होती है अल्फा ग्लूटामेट में, सही है, NH3। तो जो NADPH है ना, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये कन्वर्ट होगा वापस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में NADP में, NADP में, सही है। तो ये दो क्या है, एक ये और एक NAD, ये प्राइमरी कोएंजाइम है क्योंकि ग्लूटामेट ना वाली ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है, ग्लूटामेट कन्वर्ट होता है अल्फा ग्लूटामेट में, तो NAD जो है कोएंजाइम है। जब अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, जब अमोनिया ऐड होती है यानी अल्फा ग्लूटामेट कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट में, तो NADPH जो है ना, ये कोएंजाइम यूज होता है। ये जो है ना बेसिकली कहां यूज होता है, रिडक्टिव अमाइनेशन रिएक्शन में। या देखो रिडक्टिव अमाइनेशन रिएक्शन में अमाइनेशन होती है, ग्लूटामेट बनती है, ठीक है, तो यह यूज होता है। और NAD प्राइमरी डीऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन में यूज होता है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, सही है, यानी ग्लूटामेट अल्फा ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है और अल्फा ग्लूटामेट ग्लूटामेट में भी कन्वर्ट होता है। जो एंजाइम यूज होता है इसमें होता है ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, सही है। अब जो ये रिएक्शन है ना, जिसमें ग्लूटामेट से डीअमाइनेशन होती है, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, और अल्फा ग्लूटामेट बनती है, ये रिएक्शन चूंकि ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, वापस अल्फा ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है। तो ये रिएक्शन डिपेंड करता है, अब इसके डायरेक्शन में डिपेंड करता है फोर फैक्टर पर। नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूटामेट। अगर ग्लूटामेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसका क्या मतलब है कि जब हम ज्यादा ग्लूटेनिशियस फूड लेते हैं तो वो फिर उसमें ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन होते हैं, ग्लूटामेट बन जाती है, क्योंकि याद रखना कि ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में हमेशा ग्लूटामेट बनते हैं, ठीक है। तो ग्लूटामेट बनते हैं तो ग्लूटामेट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो जब ग्लूटामेट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगा, आगे प्रोसीड होगा, अल्फा ग्लूटामेट बन जाएगा, यानी ग्लूटामेट से अमोनिया रिमूव हो जाएगी और अल्फा ग्लूटामेट बन जाएगा, ठीक है। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा ग्लूटामेट पर डिपेंड करता है। अगर अल्फा ग्लूटामेट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो जाहिर बात है कि ये वापस कन्वर्ट होगा ग्लूटामेट में, सही है। तीसरा जो है ना वो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो क्या होगा, यानी अमोनिया की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि अल्फा ग्लूटामेट के साथ ऐड होगा और ग्लूटामेट बन जाएगा, ठीक है। यानी अमाइन ग्रुप की कंसंट्रेशन अमाइन ज्यादा हो तो ये अल्फा ग्लूटामेट के साथ ऐड हो जाएगा और ग्लूटामेट बन जाएगा, यानी बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, NADPH, इसकी ऑक्सीडेशन होती है NADP में, सही है। फोर्थ नंबर जो फैक्टर है वो है NADPH बाई NAD रेशो। तो अब लोग खुद बताओ, अगर NADPH बाई NAD रेशो ये ज्यादा हो तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि नॉमिनेटर में जो NADPH है ये ज्यादा है और जो डिनोमिनेटर में NAD प्लस है ये कम है, तो आर रेशो क्या है, ज्यादा है। तो जब NADPH ज्यादा हो तो क्या होगा, अल्फा कीटो ग्लूटामेट कन्वर्ट होगा ग्लूटामेट में। ये रिएक्शन ने बता दिया ना। अगर मैं इस तरह बताऊं कि NADPH बाई NAD प्लस रेशो कम हो तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो डिनोमिनेटर में NAD है ये ज्यादा है और NADPH कम है, तो आर रेशो क्या है, कम है, क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा है। तो जब NAD ज्यादा हो तो ग्लूटामेट, यानी यहाँ पे कोएंजाइम है ना NAD, प्राइमरी कोएंजाइम है, तो ये NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, तो ग्लूटामेट कन्वर्ट होगी अल्फा की ग्लूटामेट और साथ साथ में अमोनिया भी बन जाएगी, सही है। तो इस रेशो पर डिपेंड करता है रिएक्शन की डायरेक्शन पर, सही है। अब जो है ना मैं क्या बताता हूं, अब मैं इसकी आप लोगों को असल में एलोस्टेरिक रेगुलेशन समझाता हूं। एलोस्टेरिक रेगुलेशन, ये तो मैंने रिएक्शन की डायरेक्शन बता दी, अब इसका एलोस्टेरिक रेगुलेशन समझाता हूं। एलोस्टेरिक रेगुलेशन यानी जो ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ना, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये जो हमारे पास ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो कि इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। अब इसको कौन रेगुलेट करता है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन का मतलब ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल जब एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होता है या इसको एक्टिवेट करता है या इसको इनहिबिट करता है, इसको कहते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन, जो कि मैंने एंजाइम लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, ग्लाइकल एसिड में भी एक्सप्लेन किया था, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में भी समझाया था, क्रेब्स साइकिल में भी समझाया था। अब भी समझाता हूं कि ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज का एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या है। तो इसका जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन है ना, असल में इसको कौन एक्टिवेट करता है और कौन इनहिबिट करता है, तो वो मैं समझाता हूं। याद रखना, जीटीपी अगर सेल में ज्यादा होना तो इसको इनहिबिट करना चाहिए, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करना चाहिए, क्योंकि जीटीपी ज्यादा हो तो ये शो करता है कि सेल में ज्यादा एनर्जी है, सही है। तो सेल में ज्यादा है तो इस एंजाइम को इनहिबिट करना चाहिए, ठीक है। अब जीडीएच को एक्टिवेट कौन करता है, एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट।
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमेशा एंजाइम को एक्टिवेट करता है, क्योंकि ये शो करता है कि सेल जो है ना ये लेस एनर्जाइज्ड है, सेल में एनर्जी कम है, तो जीडीएच को अपना एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है, तो रिएक्शन को फर्दर कोशिश करना चाहिए। तो एडीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको एक्टिवेट करता है, और गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये जीडीएच को इनहिबिट करता है। तो ये इसका हो गया एलोस्टेरिक रेगुलेशन। अच्छा, अब डी अमीनो एसिड्स के बारे में हम थोड़ा समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये मेंशन है, सही है। एक एल अमीनो एसिड है, एक डी अमीनो एसिड है, ठीक है। जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक अमीनो एसिड से पास हो जाए और उसको जब राइट साइड पे रोटेट करेगा तो उसको डी अमीनो एसिड कहते हैं, और जब लेफ्ट साइड रोटेट करेगा उसको एल अमीनो एसिड कहते हैं। ये आइसोमेरिज्म है, ये मैंने उधर समझाया था कार्बोहाइड्रेट के आइसोमेरिज्म में, सही है। तो हमारे बॉडी में जितनी भी अमीनो एसिड्स है वो एल अमीनो एसिड्स है, और एल अमीनो एसिड जो है ना वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं, जबकि डी अमीनो एसिड जो है ना ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करवाते। तो ये क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म होता है, ये किन चीजों में इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, यानी ये अल्फा के एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, कुछ अमोनिया में कन्वर्ट होता है, कुछ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट होता है। याद रखना ये जितने भी रिएक्शन होते हैं ना, यानी डी अमीनो एसिड की कन्वर्जन होती है अल्फा के एसिड या अमोनिया या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये याद रखना, ये लीवर सेल्स और किडनी सेल के पराक्सीसोम में रिएक्शन होता है। इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है इसको कहते हैं डी अमीनो ऑक्सीडेजेस, डी अमीनो ऑक्सीडेज यानी DAO, डी अमीनो ऑक्सीडेजेस। डी अमीनो ऑक्सीडेज के बारे में याद रखना, इसके लिए जो कोएंजाइम रिक्वायर्ड है ना वो है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD कोएंजाइम है डी अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए, यानी ये डी अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड पर डिपेंडेंट है, सही है। ये एंजाइम जो है ना इस डी अमीनो एसिड को कन्वर्ट करते हैं अल्फा के एसिड में, अमोनिया में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, पराक्सीसोम के अंदर। याद रखना ये पराक्सीसोम के अंदर होता है, लीवर सेल और किडनी सेल के अंदर, सही है। लीवर और किडनी सेल के अंदर जो पराक्सीसोम है उसमें ये रिएक्शन होती है, और ये एंजाइम यूज होता है DAO, डी अमीनो ऑक्सीडेज, और ये फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड पर डिपेंडेंट है, यानी इसके लिए कोई एंजाइम रिक्वायर्ड है, सही है। तो ये डी अमीनो एसिड के बारे में थोड़ा समझा दिया। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्लिनिकल कोरिलेट समझाता हूं। अब एक क्लिनिकल कोरिलेट है जो कि DAO एंजाइम से रिलेटेड है, ठीक है। इसको कहते हैं शिजोफ्रेनिया, शिजोफ्रेनिया ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें असल में ब्रेन में जो सिग्नलिंग है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इंसान की जो थिंकिंग इफेक्ट है, यानी इमोशंस है, बिहेवियर है, ये सारा जो है ना इफेक्ट हो जाता है, तो इंसान जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। इस कंडीशन कहते हैं शिजोफ्रेनिया, सही है। इसका मैकेनिज्म क्या है, नॉर्मली इस तरह ये जो DAO एंजाइम है ना, DAO एंजाइम ये क्या करवाता है, यानी डी अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम, ये डी सीरीन जो है ना एक मॉलिक्यूल है जो कि ब्रेन के अंदर ये ब्रेक करता है, ये ब्रेन के अंदर डी सीरीन को ब्रेक करता है। नॉर्मली डी सीरीन क्या करता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि डी सीरीन जो है ना ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि NMDA है। NMDA का मतलब है कि N मिथाइल डी एस्पार्टेट, N मिथाइल डी एस्पार्टेट टाइप ग्लूटामेट रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है, ठीक है, ग्लूटामेट रिसेप्टर का एक टाइप है, ठीक है। ये उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, तो डी सीरीन का काम आप लोगों को पता होना चाहिए, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि डी सीरीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। तो अगर DAO एंजाइम की कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज्यादा हो, इसकी एक्टिविटी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ये क्या करता है, ये तो ब्रेक करता है, डी सीरीन को ब्रेक करता है। तो जब डी सीरीन को ब्रेक करेगा तो डी सीरीन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो जब डी सीरीन का कंसंट्रेशन कम होगा तो जो NMDA रिसेप्टर है ना वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी, उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन में जो सिग्नलिंग है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो जिसकी वजह से यानी पर्सन की क्या थिंकिंग जो है ना वो भी इफेक्ट होती है, थिंकिंग भी इफेक्ट होती है, बिहेवियर ये भी इफेक्ट हो जाती है, सही है। साथ साथ में जो इंसान की इमोशन है ना वो भी इफेक्ट हो जाती है, सही है। ये सारे जो है एक मेंटल कंडीशन है, इसको कहते हैं शिजोफ्रेनिया, सही है। अब ये तो DAO एंजाइम के बारे में था। अब हम जो है ना एक दूसरा है वो है एक दूसरा एंजाइम है L अमीनो ऑक्सीडेज, इसको LAO, वो DAO का डी अमीनो ऑक्सीडेज, ये LAO, ये एक एंजाइम है। इस एंजाइम के बारे में याद रखना कि ये स्नेक जो है ना सांप उसके वीनोम में होते हैं, ठीक है, उसको जो जहर होते हैं ना वीनोम उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये एमसीक्यू में आ सकते हैं कि स्नेक वीनोम में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो L अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें मैंने नाइट्रोजन डिस्पोजल एक्सप्लेन किया, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शन, इससे रिलेटेड जो देने का लेना वो सारे मैंने एक्सप्लेन किया। तो अगर आप इस लेक्चर के नोट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, उधर मैं हर लेक्चर का नोट्स भेजता हूँ और साथ साथ में गाइडलाइन भी देता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं, ओके, अल्लाह हाफिज।